Welcome you student on Smile Stone YouTube channel. Today we are starting our chapter 1 of a biology section of class 10. The chapter name is life process and my name is Navneet. I am going to start this chapter. The life process. In this chapter we get an idea about the cell, the working of cells, the types of cells, nutritions, types of nutritions, different type of organisms and different type of organs and organ system of our body, and also we get an idea about the working of the organ system of our body. ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की. देखिए इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस क्या होता है? न्यूट्रिशंस वो चीजें होती है जो हमारी बॉडी को एक एनर्जी दे, ऊर्जा दे, जिसके कारण हम वर्क कर पाए. बिकॉज आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी का यूज करते हो, जैसे बाइक हो या कार हो, तो उसको जो एनर्जी देने का काम करती है वो करता है पेट्रोलियम या केरोसिन. ठीक है, पेट्रोलियम या डीजल. या फिर आप अगर आपने मोमबत्ती जलाई, ये कैंडल जलाया है, तो कैंडल के अंदर भी क्या होगा, उसको एनर्जी देने के लिए एक डिफरेंट सोर्सेस काम करेगा. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को जो एनर्जी देने के लिए जो काम करेगा वो करता है ये न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड के थ्रू. ठीक है, जैसे ही फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म से, उसको हमारी बॉडी फिल्टर आउट करके हमारी ब्लड के साथ मिलाकर हमारी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्टिविटी पढ़ेंगे एक, फिर पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, किस तरीके से हम फूड को इंटेक करते हैं, फिर इंटेक करने के बाद हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से पास होते हुए किस तरीके से फूड जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रिएट हो जाता है. इस चैप्टर के अंदर ये ह्यूमन डाइजेशन भी पढ़ेंगे. फिर हम ह्यूमन डाइजेशन के बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग कर पाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेंगे यानी कि ब्रीद इन करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, और ब्रीद आउट करेंगे तो हम ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके CO2 की फॉर्म में वापस बाहर निकाल देंगे. तो इस तरीके से रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं उसका डीपली हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, डीपली उसके बारे में जानकारी लेंगे. आगे एक एक्टिविटीज और पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस का या फिर कोई मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारी बॉडी के बीच में, वो किस तरीके से करते हैं. फिर ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर का क्या रोल है, किस तरीके से हमारे बॉडी में काम आता है और किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे. फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, वो चीज हम अच्छे से देखेंगे. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपिरेशंस, फिर देखेंगे एक्सक्रिएशंस, फिर देखेंगे नेफ्रॉन्स, और फिर कुछ लास्ट के अंदर सब कुछ हो जाएगा तो हम देखेंगे MCQ के बारे में. इस MCQ जो रिलेटेड रहेंगे जो भी हम चैप्टर कंप्लीटली पढ़ेंगे उससे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला आता है लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, यही चीज हम देख लेते हैं. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो देखिए, द प्रोसेसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. मेंटेनेंस फंक्शंस मींस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आया है तो किस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करके रखेगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा, अपने ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए और वो सर्वाइव कर पाए. तो इसी चीज को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो यहां पर देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, जिनके अंदर डाइजेशन होता है. ओके, तो ये
क्या कहलाएंगे, लिविंग बींग्स कहलाएंगे। और जिनके अंदर ये चीज नहीं होती है वो लिविंग बींग्स नहीं कहलाएंगे। यानी कि अगर आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं वो टेबल के अंदर कोई तरह का डाइजेशन नहीं है, एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं है, इसके कारण वो क्या है, वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। और आप खुद जो रेस्पायर कर रहे हो, यानी कि सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, और डाइजेशन हो रहा है, फूड का एक्सक्रिएशन भी हो रहा है, यानी कि आप क्या है, एक लिविंग बींग, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बींग से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो डिफ्यूजन है वो किस तरीके से इनसफिशिएंट रहता है, किसके लिए, ऑक्सीजन जो हमारे रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसके लिए जरूरत होती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमंस पोजेसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो मल्टी सेल्यूलर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगी ह्यूमन के अंदर, क्योंकि आपने यहां तक पढ़ा होगा कि जो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की वो होती है सेल। और इसकी इन्वेंशन किसने की थी, इसकी इन्वेंशन बताओ, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। यहाँ पे इन्वेंशन वर्ड अपन यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर अपन डिस्कवरी वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, एक कॉर्क के अंदर की थी। और सेल से मिलकर बनता है आपके टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से मिलकर बनता है आपके ऑर्गेन सिस्टम। ओके, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है हमारी बॉडी। ओके, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन है तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ओके, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरमेंट। तो मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर वाले जितने भी फंक्शनलिटीज है, अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली एनवायरमेंट के साथ टच नहीं है, डायरेक्ट एनवायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, उसको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है। और हमारे बॉडी का सिर्फ इकलौता पार्ट आईज ही ऐसा है जिसको डायरेक्टली एनवायरमेंट से ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि हमारे बॉडी का अगर क्वेश्चन पूछा है कि विच बॉडी पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम डायरेक्टली एटमोस्फियर, तो आप आंसर करोगे दैट इज आई। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे अभी मैंने बताया था व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके अंदर वो फिट होता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो इसके अंदर देखिए विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। यानी कि विजिबल मूवमेंट हमें दिखना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर ये आपको यहाँ चलता हुआ दिख रहा हूं, यानी कि मेरा विजिबल मूवमेंट्स हो रहा है, ये आपको दिखाई हो रहा है, ये पता है कि हाँ ये जिंदा है। हम सांस लेते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो पंप होता है। ओके, तो इसका मतलब हम क्या है, अलाइव। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया that can be used to decide whether something is alive or not। मतलब क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो जो है मेंटेनेंस, अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए जो चीजें ली जाती है वो सब प्रोसेसेस क्या है, वो शो करता है कि ये अलाइव है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो हमें हमारी बॉडी को आउटसाइड रॉ मटेरियल जो हम इंटेक करते हैं वो क्या है, सबसे पहले है फूड और दूसरा है ऑक्सीजन। ये अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम न्यूट्रिशंस नहीं ले सकते हैं, और हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह पाए। तो ये जो फूड है वो एनर्जी देने का काम करता है, और ऑक्सीजन
उसको ऑक्सीजनेटेड मतलब फिल्टर आउट करने का काम करता है। ओके, द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जिस तरीके का ऑर्गेनिजम्स होगा, जिस तरीके से उसके अंदर सेल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, डिफरेंटली वेरी करता रहेगा हर एक के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट, एंड इट्स एनवायरमेंट, और उसका क्या एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो कौन कौन से प्रोसेसेस एसेंशियल है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, बिना न्यूट्रिशंस के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिना न्यूट्रिशंस के थ्रू हमें कोई भी तरह की एनर्जी मिलेगी नहीं, और विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। ना मैं एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा सकता हूं, ना ही आप एनर्जेटिक होकर मेरी पढ़ाए हुए लेक्चर को अच्छे से देख सकते। क्लियर है मेरी बात? ठीक। नेक्स्ट है रेस्पिरेशंस। आप रेस्पिरेशंस के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशंस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, तो ब्रीद इन के टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और जितना भी ब्लड पूरे बॉडी के अंदर घुमा है उससे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड जो आपके ब्लड है उससे उसको कार्बन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर ब्रीथ आउट के टाइम उसको बाहर निकाल देगा। तो ये भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, या फिर हमारे बॉडी में जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, एक जगह से हार्ट है वो सबके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, रिप्रोडक्शंस देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट एक्सक्रिएशंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी हमने जो इंटेक किया है, तो जो भी हमारे बॉडी के काम का नहीं है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, उसका एक्सक्रिएट होता है। ओके, वोमिटिंग के थ्रू निकलता है या आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। अब भाई न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो देख ही लेते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, फिर देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू कंजप्शन ऑफ फूड, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं किसको, एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं किसके थ्रू, बाय कंजप्शन ऑफ फूड। बाय कंजप्शन ऑफ फूड, हम खाना खाकर उसमें से जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को हम हमारी बॉडी है वो ले रही है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्लियर है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन? ये 6th क्लास में आपने पढ़ी है, 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इधर से ही शुरुआत होता है। ठीक है, 6th में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, ऐसा कुछ भी नया चीज नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। देखो, न्यूट्रिशंस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वो जो ऑर्गेनिजम्स है किस तरीके से उसको इंटेक करते हैं, इसके थ्रू हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक में और हिटोट्रोपिक में। ऑटोट्रोपिक क्या होता है, खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी खुद ही अपने लिए खाना बनाते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रोपिक। और जिसकी डिपेंडेंसी ऑटोट्रोपिक पे रहती है, जिसकी डिपेंडेंसी दूसरों पे रहती है, वो कहलाते हैं हिटोट्रोपिक। यानी कि हम क्या है, वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी हैव अ डिपेंडेंसी ऑन द plant sources and milk and animal sources, then we are a heterotropic. Okay, so first autotropic nutrition क्या होता है, the mode of nutrition in which an organisms prepare its own food, organism अपना खाना खुद बनाता है, वो कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म है अपना खाना
क्या बनाएगा, खुद ही बनाएगा, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताइए, उस प्रोसेस को फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन करता है और कैटलिस्ट इसके अंदर यूज होते हैं, जो सनराइज, जो सन की जो एनर्जी आती है, सनलाइट, एंड साथ में क्लोरोफिल जो कि पिगमेंट्स का काम करते हैं, और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स दोनों के दोनों खुद ही अपना खाना बनाते हैं और ह्यूमन बींग्स इनको खाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं वो इसको खाते हैं, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स है अपने लिए खाना बनाते हैं। देखते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉप्स क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, एंड वाटर, और साथ ही साथ क्या लेंगे, वाटर, H2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से, बाहर से, एंड कन्वर्ट करता है देन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, एंड क्लोरोफिल। तो ये जो सनलाइट है एंड क्लोरोफिल है, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेंगे केमिस्ट्री के सेक्शन में। तो आपको जब केमिस्ट्री का सेक्शन शुरुआत होगा तो हम आपको अच्छे से उसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले मैं कैटलिस्ट आपको बता देता हूं क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को या तो तेज कर सकता है या धीरे कर सकता है। यानी कि जो रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शन की स्पीड को बदलने का काम जो करेगा वो कहलाएगा कैटलिस्ट। ओके, लेकिन एक और कंडीशन ध्यान रखना, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बस उसकी रफ्तार, उसकी जो स्पीड है उसको स्लो या फास्ट कर देगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से बनती है वो देखते हैं। ये देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट्स है। क्या है, पिगमेंट्स है। ओके, क्या है, पिगमेंट्स, जिसके कारण जो पौधा है उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। क्या होगा, ये क्या है, पिगमेंट्स है, जिसके कारण पौधे को कैसा कलर मिलता है, ग्रीन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज, एंड रिलीज क्या होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इसलिए आप अच्छे से लर्न रखना। ये भी पूछा गया है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नेम द प्रोडक्ट यू गेट। तो आप इसका आंसर करोगे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर। साथ ही साथ ये भी पूछा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर अ ग्लूकोज। तो C6H12O। क्लियर है मेरी बात। एक एक चीज को बड़े अच्छे से देखना, हर एक चीज का जब आप एनालिसिस करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो देखते हैं। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो लाइट से जो एनर्जी आ रही है उसका जो एब्जॉर्प्शन करने का काम, एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये क्लोरोफिल करता है, जो कि पिगमेंट्स है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ उनको स्प्लिट भी कर दिया जाता है, किसको? वाटर को, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बना था C6H12O6। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन अ डेजर्ट प्लांट। अब आप देखिए, जो डेजर्ट में प्लांट उगते हैं उसके लिए क्या नहीं होता है? वहां पे पानी होता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन के अंदर, मतलब पानी की कमी है, एकदम सूखा है, सूखी बालू है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, फिर भी वहां पे प्लांट्स कई सारे उगते हैं। और वहां के प्लांट की खासियत क्या है? बहुत सारे कांटे होंगे उसके ऊपर, ठीक है। कांटेदार जो प्लांट्स है वो ज्यादा उगते हैं कहाँ पे? रेगिस्तानी एरिया पे, डेजर्ट्स पे। तो वो देखते हैं किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है डेजर्ट प्लांट्स में। तो देखिए, डेजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। देखिए, ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिन में मिलती है, जबकि नाइट के अंदर ये क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में ही इकट्ठा करके रख लेगा। कौन? जो डेजर्ट के अंदर जितने भी प्लांट है वो एट नाइट, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और एक इंटरमीडिएट बना देता है विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और जो क्लोरोफिल उसका जो था, जिसके कारण थोड़ा बहुत ग्रीन कलर था, जो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है। कौन एनर्जी स्टोर करके रखता है? क्लोरोफिल एनर्जी स्टोर करके रखता है पौधे में, किसके दौरान? डे के दौरान। उसके साथ क्या करेगा? इंटरमीडिएट बना देगा और अपने लिए खाना बना देगा। तो डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट उगते हैं उसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत है वो देखते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम सोइल्स, जो वाटर आता है जिसके अंदर रिएक्शन किया जाता है वो कहां से मिलता है? सोइल से मिलता है। थ्रू द जाइलम, ठीक है। कौन सा टिश्यू है? प्लांट का जो जाइलम टिश्यू है उसके थ्रू उसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ओके, इन द रूट्स एंड स्टेम्स। स्टेम क्या होता है? जो पौधे का जो तना होता है ना, जिसको बोलते हैं स्टेम, इसके थ्रू क्या होता है? ये नीचे जितने भी ये रूट्स है इसके थ्रू, इसको जाइलम के थ्रू यहाँ पर क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स फ्रॉम द स्टोमाटा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो लीव्स होती है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला कहलाता है स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा से इसको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाई। जो आप देखते हो ना ये लीव्स, ये जो स्टोमाटा है, ये है स्टोमाटा, ठीक है। इस लीव्स के थ्रू आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कार्बन डाई, और रूट से मिल गया वाटर। ये रिएक्शन हो गई आपस में, और सन एनर्जी से मतलब सन से आपको मिल जाएगी सनलाइट। ये रिएक्शन कर लेंगे, देखो इस तरीके से। ये देख रहे हो क्रॉस सेक्शंस ऑफ द लेमिना। ये लेमिने के अंदर जो किस तरीके से क्रॉस सेक्शंस होता है, ठीक है। ये फोइलम है, ये जाइलम्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एयर स्पेसेस है इसके अंदर, ये गॉड सेल्स, ठीक है। एंड ये है लोअर एपिडर्मिट, ठीक है। ये है अपर एपिडर्मिट और वैक्सी कोटिकल्स, ठीक है। तो ये जो स्टोमाटा, ये जो प्रोसेस है लीव्स का, ये मिड रिब्स है, ये लेमिना या फिर डीप ब्लड है, ये वीन्स है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर देखिए द ग्रीन डॉट्स लाइक सेल ऑर्गेनेल्स,
विच कंटेन अ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट वो होता है जो क्लोरोफिल्स को कंटेन करके रखता है, वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये देखो पत्ते के अंदर ये ग्रीन 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 डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये क्या है इसकी? थाइलेकोइड्स, ठीक है। एंड ये अंदर की तरफ होता है स्टोमाटा, और ये है ग्रेनम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? देखिए स्टोमाटा, ये ग्रीन ग्रीन के छोटे छोटे पिगमेंट्स दिख रहे हैं, ये स्टोमाटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर जो टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमाटा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है स्टोमाटा, वो देखते हैं। एक्शंस ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को देता है। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है उसके अंदर, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है? वेपर हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब अंदर से जब वो फूड बनाता है तो वाटर क्या होता है? वेपराइज होता है। नेक्स्ट, गॉड सेल्स। गॉड सेल्स का क्या काम है? देखिए ये गॉड सेल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे। द बीन शेप्ड, यानी बीज के साइज का होता है। सेल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टोमाटा, स्टोमाटा के दोनों तरफ जो सेल होता है, बीच में होता है स्टोमाटा आपके, आर कॉल्ड गॉड सेल्स। क्या कहलाता है? गॉड सेल्स कहलाता। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ गॉड सेल्स। गॉड सेल्स के क्या फंक्शन है वो देखिए। द फंक्शंस ऑफ गॉड सेल इज टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा पोर्स। स्टोमाटा पोर्स को जो ओपन और क्लोज करने का जो काम है वो करता है कौन? ये गॉड सेल करती है। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर का कंट्रोल क्या है वो देखते हैं। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। वो क्या होगी? स्वेल, यानी कि थोड़ी सी फूल जाएगी। ओके, थोड़ी सी फूल जाएगी। स्वेल मतलब सूजन आना। अब सूजन तो उसको पत्ते को तो आने से रही, आपको सूजन आती है, ठीक है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स ऑफ टू ओपन, ठीक है। क्यों? इससे पता चलता है कि स्टोमेटल पोर है वो ओपन होने वाला है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक्स। तो जैसे ही पत्ता है एकदम श्रिंक हो जाएगा, तो इससे पता लग जाएगा वो जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो गई? क्लोज हो गई। और जैसे ही फूलेगा तो हमें पता चलेगा हाँ गार्ड सेल्स क्या हो गई? ओपन हो गई। ओके, नेक्स्ट है स्टोमाटा इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा है वो किस तरीके से काम करता है? इन डेजर्ट टेम्परेचर इज वेरी हाई। आपको पता है डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि पानी और पेड़ पौधे देखने जैसी वहां पे कोई चीज नहीं है, सीधा रेगिस्तान है। ओके, सो स्टोमाटा आर क्लोज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। स्टोमाटा क्लोज रहता है ताकि वाटर का लॉस नहीं हो, क्योंकि जैसे ही ओपन होगा तो वाटर क्या होगा? वेपराइज होकर उस वाटर ऊपर उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करता है? क्लोज ही रहता है। ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, डेजर्ट प्लांट्स आर एडिक्वेट टू टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। ये पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के टाइम लेने के लिए क्या होते हैं? हमेशा रेडी रहते हैं। व्हेन स्टोमाटा आर ओपन, जब स्टोमाटा क्या होता है? ओपन, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर क्या रहता है? डाउन रहता है। द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप इन द नाइट प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब की वहां पर एक्ट करेगा। एंड ड्यूरिंग द डे, जो कि डे के दौरान क्लोरोफिल एनर्जी लेता है, उसके साथ मिक्सअप होके ये अपने लिए क्या बना देता है? फूड प्रिपेयर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, in the experiment to demonstrate that sufficient quantity of carbon dioxide is necessary to carry out photosynthesis.
वाई इज अ वॉच ग्लास विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेस्ड। तो भाई यहां पर ये वॉच ग्लास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यहां पर ये क्यों रखा? तो इसने बोला ऐसा इसलिए किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कैप्ट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बेल जार। इस बेल जार के अंदर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर देगा। क्लियर? इसके लिए इसको रखा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेरिमेंट to demonstrate that the sufficient quantity of carbon dioxide is necessary to carry out photosynthesis, why Vaseline is smeared at the bottom of the bell? तो bottom of the bell में Vaseline को क्यों लगाया है? तो Vaseline क्या होगा? Vaseline अप्लाई करेंगे ताकि ये मेक द सेटअप एयर टाइट, ताकि ये एयर टाइट बन सके, इसमें से एयर बाहर नहीं निकल सके, इस कारण से यहाँ Vaseline लगाया है। ओके, यहां पर ये वैसलीन लगा है। आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या इंपोर्टेंस है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाने वाली जो गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन। ओके, फिर दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन। तो 78% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट used in the synthesis of protein and other compounds. It is obtained from the soil. soil से obtain होता है in the form of inorganic nitrate. किस फॉर्म में? inorganic nitrate की फॉर्म में या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में। It is taken up as the organic compound which has been prepared by the bacteria from atmospheric nitrogen. आपको पता है जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो डायरेक्ट जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको नाइट्राइट के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तभी वो यूज कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है वो राइबोजियम करता है। कौन करता है? राइबोजियम करता है। और राइबोजियम जो है आपके प्लांट के रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है वो देखिए। अभी हम ऑटोट्रोपिक देख रहे थे, ऑटोट्रोपिक्स की बात देखते हैं हिट्रोट्रोपिक। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी हो तो कहलाता है हिट्रोट्रोपिक। अब आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि मेरे को तो खाना बनाना आता नहीं है, तो मेरे खाने बनाने की डिपेंडेंसी किस पे है? मेरी मम्मी पे है, ठीक है, या मेरी बहन पे है। तो आप ऐसे हिटोटॉप्स नहीं हुए। हिटोटॉप्स का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी खाने के लिए आइटम मिल रहे हैं वो या तो एनिमल के थ्रू आ रहे हैं या प्लांट के थ्रू आ रहे हैं। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो प्लांट के थ्रू आ रहे हैं, और अगर आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, तो वो एनिमल के थ्रू आ रहे हैं। ओके, वो है हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर होता है एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होता है? सेप्रोफाइट ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। यानी कि क्या हुआ? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना अपने बॉडी के बाहर ही क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और वहीं से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देता है और कचरा है वहीं छोड़ देता है। तो इस तरीके को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। इसके एग्जांपल है फंजाई, लाइक ब्रेड। ब्रेड के ऊपर जो फंजाई आती है आपने देखा होगा, लॉन्ग टाइम में मॉइस्चर के अंदर रखते हैं, रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर एक व्हाइट कलर की पपड़ी सी आ जाती है जिसको फंजाई कहते हैं। माउल्स, यीस्ट एंड मशरूम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। हाउ डू मशरूम ऑब्टेन फूड? अब मशरूम किस तरीके से फूड ऑब्टेन करेगा? ये देखो फंजाई, ये ऊपर ब्रेड के ऊपर आपको ये दिख रहा है व्हाइट पार्ट, ये आपके क्या है? फंजाई।
और ये आपने मशरूम, इसकी सब्जी आपने बनाकर बहुत खाई होगी, बारिश के दौरान ये उगती है, ओके, ग्रो होती है। ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड माउल्स एंड मशरूम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, अपने बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन कर देता है फूड मटेरियल्स को, ठीक है, एंड उससे जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉपिक देखा, हेटेरोट्रॉपिक देखा, अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके थ्रू आपकी अमीबा है वो अपना खाना लेता है, ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कचरा है उसको बाहर फेंक देता है। अमीबा के अंदर आपने देखा होगा, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर भी देखेंगे हम किस तरीके से अमीबा अपना खाना होलोजोइक प्रोसेस से लेता है, इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिशन लेता है किसके थ्रू, प्लांट से, एनिमल से, विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना, उसके साथ साथ, जैसे आपने वेनम मूवी देखी होगी, ठीक है, इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे देखो कैस्केटा है, ऑर्किड है, टिक्स है, लाइस है, लीचेस है एंड टैपवर्म्स है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेप्रोफाइट वर्सेस होलोजोइक, इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपन। तो देखिए सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज एन एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है, इट इज एन इंगेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अंदर की तरफ होता है, खाना पड़ता है। इसका मतलब खाली जो बाहर से ही सब कुछ होता है, वहां से फूड को एब्जॉर्ब, मतलब वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और कचरा वहीं बाहर छोड़ दिया। इसके अंदर पहले पूरे फूड मटेरियल को खाया, उससे फिर न्यूट्रिशन निकाला, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और फिर कचरा को एक्सक्रिएट किया, ओके। फूड इज ऑब्टेन इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में फूड मिलता है, और फूड इज टेकन इन द सॉलिड स्टेट के अंदर सीधा सीधा फूड ले लिया जाता है। डाइजेशन इज एक्सटर्नल, डाइजेशन बाहर होता है, इसके अंदर डाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो कहाँ तक समझ आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।